हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सनोप देवासी अभी आपके सामने अपना विजन आईएएस का टेस्ट 3 है वो लाना जा रहा हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम 2022 जून में होने वाला है। उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, मध्य उस भूभाग जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके संदर्भ में आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है, आपको सही कथन बताना। मित्रों, ये ध्यान रखना है, जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। इसे पहला कथन ये कह रहा है, अपने भूगर्भीय इतिहास के में मध्य उच्च भूभाग का क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरा। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। जो ये क्षेत्र है वो कायांतरित प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरा या नहीं गुजरा, इसमें कायांतरित प्रक्रिया हुई या नहीं हुई, आपको ये बताना है। दूसरा ये कह रहा है, मध्य उस भूभाग काफी हद तक अपर्दित और इनकी श्रृंखला विच्छिन्न है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, हमारा पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है। ये कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरा है और ये काफ़ी अपर्दित है और अपशिष्ट रूप से है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर ऑप्शन हमारा सी हो गया। 1 और 2 दोनों सही हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको सही सुमेलित है। मित्रों, इसमें क्या होता है, जो भी ज्वालामुखी उद्गार से जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है लोकोलित, दूसरा कह रहा है लोपोलित, तीसरा कह रहा है फैकोलित। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला ये जो लोकोलित के बारे में, लेंस के आकार का आपको बताना, जो लेंस के आकार की आकृति होती है वो लोकोलित से संबंधित है या नहीं है। दूसरा कह रहा है लेपोलित, तस्करी नुमा जो संरचना होती है वो लेपोनिस से संबंधित है या नहीं है। और जो तीसरा कह रहा है फैकोलित, ये गुबंद के आकार की है या नहीं है, आपको बताने हैं। तो मित्रों, बता देता हूँ, हमारा ये पहला कथन असत्य है। जो लेंस के आकार की होती है वो फैकोलित होती है और जो गुबंद के आकार की होती है वो लोकोलित होती है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन और ये कथन तीसरा असत्य होगा। तो इसका सही आंसर एक ही होता है, लेपोलित जो तस्करी नुमा आकृति होती है। इस दृष्टि से इसका 2 ही सही होगा, सही सुमेलित। तो इसका सही आंसर ये होगा, केवल और केवल 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में आपको बताना है। तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, सर्दियों की मेघविहीनी लंबी रात या शांत वायु ताप व्युत्क्रम की आदर्श दशाएं। आपको बताना है, जो सर्दियों के टाइम में मेघविहीन लंबी रात और शांत वायु, इसकी महत्वपूर्ण दशा है या नहीं, आपको बतानी है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रम एक सामान्य घटना है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये सामान्य घटनाएं है या नहीं है। तो मित्रों, बता देता हूँ, दूसरा कथन हमारा सत्य है, क्योंकि सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसमें क्या होता है मित्रों, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं धरती से, तो तापमान कम होना चाहिए सामान्य तौर पे तो, और हर जगह लगभग कम ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तापमान में वृद्धि हो जाती है। नीचे का तापमान कम होता है, ऊपर का तापमान अधिक होता है। इसे ही ताप व्युत्क्रम कहते हैं। ये सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी हवाएं होती है और जो अपना उष्ण क्षेत्र से गर्म हवाएं जाती है, तो ये ठंडी हवाओं के ऊपर चली जाती है गर्म हवाएं। इस कारण वो तापीय व्युत्क्रम उत्पन्न होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और जो ये पहला कथन भी हमारा सही है मित्रों, जो मेघविहीन लंबी रातें और शांत वायु होती है वो इसके लिए आदर्श दशाएं हैं। इस दृष्टि से दोनों कथन सत्य हो गए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको भारतीय मानसून के संदर्भ में सही कथन बताना है। सही कथन ही पूछा है, कौन सा जो उपरोक्त कथन दे रखे इसमें सही कथन आपको पूछा, ये भी ध्यान रखना है। पहला कह रहा है, मानसून की प्रकृति व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर न होकर स्पंदशील है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। जिस प्रकार व्यापारिक पवने स्थिर है, लेकिन ये कह रहा जो मानसून पवने हैं वो स्थिर नहीं है। आपको बताना ये कथन सत्य है या
असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, हमारे ये कथन सत्य है, क्योंकि मानसून पवनें स्थिर नहीं होती। जिस प्रकार व्यापारिक पवनें हर समय चलती है और स्थिर होती हैं, उस तरह ये नहीं होती। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। तो अगर एक निकाल देते तो हमारा ऑप्शन बी और एलिमिनेशन हुआ, ये आपको ध्यान रखना। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो आप सभी को पता होगा, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आते हैं, तो मानसून की प्रकृति भिन्न होती है, जो कम होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। अब तीसरा ये कह रहा है, मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच या भूभाग आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। क्या ये उच्चावच से और भूभाग से जो प्रभावित होती है या नहीं होती, ये आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आप सभी को पता होगा, जो उच्चावच है, जैसे हमारा पश्चिम घाट हो गए, पश्चिम घाट के पश्चिम क्षेत्र में तो भारी बारिश होती है, उसके पूर्वी क्षेत्र में नहीं होती। यही कारण है कि उच्चावच के कारण पवनें उस भाग पर नहीं पहुंच पाती और वहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। जो 4th नंबर ऑप्शन ये कह रहा है, मानसून का निर्वर्तन धीरे धीरे होता है, ये मानसून के आगमन से अधिक समय लेता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। जब मानसून वापस लौटता है वो धीरे धीरे लौटता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या नहीं सत्य है। तो मित्रों मैं बता देता हूँ, ये कथन हमारा सत्य है 4th नंबर, क्योंकि मानसून आगमन से निर्गमन होता है तो उस टाइम प्रकृति इसकी धीरे होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी होगा। 1 2 3 4 चारों कथन इसके सत्य है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, मानसून निर्वर्तन की ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो मानसून वापस लौटता है उस ऋतु के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपको मित्रों सही कथन भी पूछा है। पहला ये कह रहा है, इस ऋतु के दौरान गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। जो गंगा के मैदान में निम्न दाब की द्रोणी होती है वो दक्षिण की तरफ खिसकती हैं या नहीं खिसकती। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये हमारा कथन सत्य है। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। जो निम्न दाब क्षेत्र बनता है ना अपने दक्षिण गंगा के मैदान में, वो मानसून वापस लौटता है उस टाइम मानसून के साथ साथ दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है, इस ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की सक्रियता में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती है। तो मित्रों बता देता हूँ, इस टाइम गिरावट नहीं आती है, इस टाइम बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की प्रवृत्ति बढ़ती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत चक्रवात आते हैं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड से देखें तो एक सत्य और दूसरा अगर निकाल देते हैं तो हमारा केवल और केवल ऑप्शन सी बचता है 1 और 3, क्योंकि हमारा तीसरा इस दृष्टि से सही हो गया। स्वच्छ आसमान, उच्च तापमान, आर्द्र भूमि का मिश्रण उत्तरी भारत में कार्तिक मास की उष्ण अक्टूबर हीट की स्थिति उत्पन्न करती है। मित्रों हमारा ये कथन सत्य है। आपको अक्टूबर हीट के बारे में बताना है। जो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 1 और 3 हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय मैदान वो पेनी प्लेन है, इसके संदर्भ में आपको बताना है। मित्रों ये नदी क्रम में बनता है, उस संदर्भ में आपको सही कथन बताना। सही कथन कौन सा है। अब अपवर्तन के एक सामान्य चक्र के उपात्त अंतिम उत्पाद को संप्रदाय मैदान कहा जाता है। आपको ये बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। संप्रदाय मैदान की विशेषता है अवशिष्ट उत्तल, अवतल, निम्न पहाड़ियों सहित उबड़ खाबड़ भूतल होता है। आपको बताना है संप्रदाय मैदान की विशेषताएं है या नहीं है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो भी अपना मृदा अपवर्तन करके अंतिम क्षेत्र में निक्षेपित करके जो मैदान बनता है वही संप्रदाय मैदान है और ये उबड़ खाबड़ होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो विशेषताएं दे रखी है 2 नंबर पे, ये भी हमारा कथन सत्य है। इस दृष्टि से इसके दोनों कथन सत्य हो गए। तो इसका सही आंसर सी हो गया, 1 और 2 दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों 22 नंबर ये कह रहा है, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको ज्वार भाटा के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, वह ज्वार सामान्य महीने में 2 बार उत्पन्न होता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। जो वह ज्वार है वो महीने में 2 बार उत्पन्न होता है या नहीं होता है।
दूसरा क्या, किसी क्षेत्र में एक दैनिक जवारी चक्र होता है यदि वह प्रत्येक संदर्भ दिवस या तो एक उच्च या एक निम्न ज्वार होता है। आपको दैनिक ज्वार के बारे में बताना है, तो मित्रों आपको बता दें, तो 2 उच्च और 2 निम्न होता है, उसको दैनिक ज्वार कहते हैं। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। अगर आप दूसरा निकाल देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारा ये कथन असत्य हो गया और ऑप्शन सी और डी तो कैंसिल हो गया। अब आपका या तो 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों में 1 हो सकता है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय जब जल गिरता है तो बहाव कहलाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों बता देता हूँ, हमारा तीसरा कथन असत्य है, लेकिन जो कथन 1 है वो हमारा सत्य है। वह ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार उत्पन्न होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर केवल और केवल 1 होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये मित्रों नदी के बारे में है। आपको जो वर्णन दे रखा है ये कौन सी नदी से संबंधित है आपको ये बताना है। ये कह रहा है इसका उद्गम स्थल श्यामायुंगडुंग हिमनाद से होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये भारत के पहले नदी द्वीपी जिलों के शत्रुद्वीप स्थित है। ये संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन का आवास है, ये भी आपको ध्यान रखना। इनके डेल्टा के चारों ओर सुंदरवन मैंग्रोव वन फैले होते हैं, आपको ये भी बताना है। भारत में सबसे लंबा पुल इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों पर बनाए गए हैं, आपको बताना ये कथन किस संबंधित है। तो आपको बता देता हूँ मित्रों, आप सभी को ये तो वाकिफ होगा कि हुगली नदी है और तीस्ता नदी है, ये तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि श्यामायुंगडुंग जो हिमनाद होता है वो भारत में तो पाया ही नहीं जाता है। इस दृष्टि से ये तो हो ही नहीं सकता। और आपको इसका सही आंसर या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ सही आंसर, इसका सही वर्णन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कर रखा है, ये ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि इस हिमनाद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि कानपुर और दिल्ली में सूक्ष्म कण और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों का स्तर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के एक स्रोत नाइट्रोजन ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो स्रोत है, सोर्स है, उसके संबंध में सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है जीवाश्म ईंधन का दहन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक का एक प्रमुख स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का दहन है या नहीं है इसका सोर्स। और साथ में ये कह रहे हैं वास्तविक समय के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों में एक है। आपको जो वायु गुणवत्ता सूचकांक का निष्पादन किया जाता है उसका ये कंपोनेंट है या नहीं है आपको बताना है। तीसरा कहता है ये अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख योगदान करता है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आप सबको बता देता हूँ, इसका कथन पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। इसके तीनों कथन सत्य है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अम्ल वर्षा के लिए योगदान करती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो इंडेक्स है उसमें भी इसका है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जीवाश्म ईंधन के दहन से इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा आंसर इसका डी ऑप्शन हो गया, 1, 2 और 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में आपको बताना है और ग्रुप में सही सुमेलित हैं वो आपको बताना है। पहला कह रहा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो इस टाइप की जलवायु होती है वो तमिलनाडु तट पर है या नहीं है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ ये कथन सत्य है। जो हमारा ये क्षेत्र रीजन है ना, यहाँ पे एस जलवायु क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। उष्ण कटिबंधीय सामान्य प्रकार, तो आपको बताना है सामान्य प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, तो प्रायद्वीप भारत का ये क्षेत्र है जो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सामान्य टाइप की जलवायु आपको मिलेगी। इस दृष्टि से ये दंडकारण्य पठार की बात कर रहा है, ये भी हमारा कथन सत्य हो गया। और जो ध्रुवीय टाइप की कहाँ पे होगी, ये तो आप कॉमन सेंस से देखोगे तो भी ये हिमाचल प्रदेश में होगी, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे होगी। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया था। इसके तीनों कथन सत्य हो गए, 25 नंबर के ऑप्शन डी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 26 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए
जो प्रक्रिया दे रखी है और उसका जो वर्णन दे रखा है उसके बारे में आपको सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। तो पहला कह रहा है औक्षालन। औक्षालन के संदर्भ में बताना है, ये घुले हुए मृदा पदार्थों का निचले स्तरों में संचालन आपको बताना है। जो भी मृदा में घुले पदार्थ है उसका निचले स्तर में ले जाना, यही औक्षालन है या नहीं है। संपोहन, जल द्वारा मृदा घटकों का अधोमुखी परिवहन को ये बताना, ये कथन सत्य है या असत्य है। विसिलिकन्स, मृदा से सिलिका का अलग होना, आपको बताना है ये कथन सत्य है या नहीं है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, हमारा पहला कथन असत्य है। इसमें घुले हुए पदार्थों का नीचे संचय करना ये आश्चर्य नहीं है, और हमारा दूसरा कथन भी असत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें केवल और केवल ऑप्शन हमारा डी है ना, विसिलिकन, तो सिलिका और मृदा का अलग होना भी विसिलिकन है। आपको नाम से इसका आंसर निकाल देना चाहिए था। इस दृष्टि से हमारा तीसरा सही होगा, तो सही आंसर इसका केवल और केवल डी ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी घाट से होते हुए आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की यात्रा करता है तो निम्नलिखित में उन किन पहाड़ियों से गुजरेगा, आपको बताना है। जो आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु क्षेत्र की पहाड़ियों के बारे में आपको पूछा है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा, जावेडी पहाड़ियाँ, गड़जात की पहाड़ियाँ, चिरुमलाई की पहाड़ियाँ और शेवराव की पहाड़ियाँ। आपको सही कथन बताना इसमें कौन सा है। मित्रों आप सभी को ये तो पता होगा, आपको अगर 12 का जो गड़जात की पहाड़ियाँ हैं ये उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस दृष्टि से अगर आप 2 निकाल देते हो, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में नहीं, आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो हमारा ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। अब या तो आपका सी ऑप्शन हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। तो आपको बता देता हूँ, 4 तो सब में, सेवराई तो सब में होती, और सिरुमलई ये भी हमारा कथन है, तीसरा भी दोनों में है। तो आपको जावेडी पहाड़ी के बारे में बता देता हूँ। मित्रों ये भी इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया और तीसरा कथन भी सत्य हो गया, और 4th नंबर को सही भी सही हो गया। तो इसका सही आंसर सी होगा, 1, 3 और 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ पंख पर्वा को बढ़ावा देती है। आपको पंख पर्वा के संबंध में बताना है, मूंड फलों के बारे में बताना है कि कौन सी परिस्थितियाँ हैं वो मूंड फलों को बढ़ावा देती हैं। पहला ये कह रहे हैं, तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढाल, ये कथन बताना, ये कथन सत्य है या असत्य है। ऊपरी सतह पर असमान पदार्थों की उपस्थिति, आपको ये बताना कथन सत्य है या असत्य। पर्याप्त जल की रुक कर होने वाली आपूर्ति, वनस्पति का अभाव। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो पंख प्रभाव होता है इसमें ये सभी कथन जो इसको बढ़ावा देते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा कथन चारों सही हो गए, इसके 1, 2 और 3 ऑप्शन डी सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मृदा के निचले स्तरों में कंकड़ों की परत पाई जाती है। आपको बताना है कौन सी मृदा में निचले स्तर है उसमें कंकड़ पाए जाते हैं, आपको ये बताना सामान्यतः। पहला कह रहा है लवणीय मृदा, दूसरा कह रहा है लाल मृदा, तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है लेटराइट मृदा, और 4th नंबर डी कह रहा है शुष्क मृदा। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों आप सभी को पता होगा, लवणीय मृदा में तो हो ही नहीं सकते कंकड़ निचले स्तर में, और लेटराइट मिट्टी में थोड़ी बहुत संभावना रहती है, बट सामान्य रूप से इसमें भी नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। और लाल मृदा में भी नहीं हो सकते, ये भी आपको ध्यान रखना। तो आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर अपना ऑप्शन डी है। इसमें शुष्क मृदा में होता है ना, वो निचली परत पर कंकड़ पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा ए, बी और सी तीनों कैंसिल हो गए, और हमारा सही आंसर डी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर ये क्या, प्राय में सुर्खियों में रहने वाला ब्लैक फंगस। आपको ब्लैक फंगस के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है वो बताना है। इसमें 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है, वो गलत वाला ऑप्शन आपको सुनना है। आपको पता होगा कोरोना काल में ब्लैक फंगस बहुत ही चर्चा में रहा था। ये पहला कह रहा है, ये रोग कवक के कारण होता है जो वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है ये कवक के कारण होता है या नहीं होता है।
ये गैर संक्रमण रोग है, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। सी ऑप्शन ये कह रहा है ये प्राय त्वचा पर दिखाई देता है और फेफड़ों और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य, कि ये त्वचा से संबंधित है या नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है इसके उपचार हेतु प्रतिजैविकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। आपको बताना है इसके जो ट्रीटमेंट हेतु प्रतिजैविकों का उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों बता देता हूँ, ये कवक आधारित रोग है, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य था, लेकिन आंसर नहीं हुआ। और ये भी आपको बता देता हूँ, ये गैर संक्रमण है, इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य है, लेकिन इसका आंसर नहीं हुआ। और इसमें आपको ध्यान होगा कि प्रभाव जो अपनी स्किन है, स्किन पर भी दिखाई देता था प्रमुख रूप से, लेकिन इसका प्रभाव शरीर के आंतरिक भाग, फेफड़ा हो, मस्तिष्क हो, इस पर भी पड़ सकता है। आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए। कोई भी रोग होता है ना, उसका शरीर के सभी भागों पर थोड़ा थोड़ा तो प्रभाव पड़ जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये भी कथन सत्य हो गया। लेकिन जो प्रतिजैविकों का इसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता, तो मित्रों ये गलत है। इसके उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग नहीं किया जाता था। और आपको सही नहीं है वही पूछा है, तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में सही जानकारी के प्रत्येक स्रोत है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी की हम आंतरिक जानकारी की गणना करते हैं, उसमें प्रत्येक स्रोत कौन से है जिससे हम उनकी आंतरिक जो संरचना है उसका पता लगा सके। तो मित्रों भूकंप पहला कह रहा है, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार कह रहा है, तीसरा खदानों से प्राप्त चट्टानें कह रहा है, और चौथा ऑप्शन उल्कापिंड कह रहा है। आपको पता होगा उल्कापिंड जो आकाशीय पदार्थ है, तो ये हमारा तो हो ही नहीं सकता, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन आपको सही पूछा मित्रों। और भूकंप है मित्रों, आपको पता होगा इसमें प्रत्येक स्रोत के तौर पर नहीं गिना जाता, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। भूकंप एक ऊर्जा रूपी तरंग संरचना होती है। इससे सामान्यतः पता लगाया जाता है कि इसका घनत्व क्या है और किस तापमान से आई है, किस क्षेत्र से आई है। इस आधार पर इसका प्रत्येक स्रोत नहीं है, इसका अनुमान आधारित है। इस दृष्टि से हमारा ये भी कथन सत्य होगा। लेकिन ज्वालामुखी उद्गार होता ना, वो पृथ्वी के अंदर से आता है पदार्थ लेकर, कोई भी पदार्थ होता वो बाहर आता है, तो उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं और उसकी आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया। और खदानें, आपको पता होगा कुछ अफ्रीका में ऐसी खदानें हैं जो 400 किलोमीटर तक गहराई तक चली गई, तो वो आसानी से भूपट्टी की हो अपनी जानकारी दे देते हैं। इस दृष्टि से हमारा ये भी कथन सत्य हो गया। तो 2 और 3 सही हो गया, तो इसका सही ऑप्शन बी हो गया, 2 और 3 केवल। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, गुरुत्व विसंगतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको गुरुत्व विसंगतियों के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण से प्रेक्षित मान या गुरुत्वाकर्षण से प्रत्याशित मान के मध्य अंतर है। आपको बताना जो ऑब्जर्व्ड मान है और एक्सपेक्टेड मान से उसके मध्य का अंतर ही क्या गुरुत्व विसंगति है या नहीं है, आपको बताना है। दूसरा कह रहा है, ये हमें पृथ्वी की भूपट्टी के पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के विषय में जानकारी देता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ये जो पृथ्वी के पदार्थ हैं उसके द्रव्यमान की जानकारी देता है या नहीं देता। तो मित्रों पहले कथन के बारे में बता देता हूँ, जो हम किसी चीज़ पर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे गुरुत्व विसंगति इतनी है गुरुत्वीय मान और इतना होना चाहिए, उसके मध्य जो अंतर होता है ना वही गुरुत्व विसंगति होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये पदार्थों के द्रव्यमान के बारे में भी हमें जानकारी देता है, ये भी हमारा कथन सत्य है। साथ में आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा गुरुत्व विसंगति अटलांटिक सागर में, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा दोनों कथन इसके सत्य हो गए, तो इसका सही ऑप्शन सी हो गया, केवल 1 और 2 दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। ये कह रहा है, सिंधु नदी के संदर्भ में मित्रों है पूछ रहा है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है सिंधु नदी के संदर्भ में। ये जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से प्रभावित होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या
असत्य। तो मित्रों, आपने सिंधु नदी के बारे में अध्ययन किया होगा, तो आप सभी को पता होगा ये हिमाचल प्रदेश से तो प्रभावित होती ही नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो हम ये पहला ऑप्शन गलत कर देते हैं, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से देखें तो ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, दो तो ऑटोमेटिक। अब आपके पास 50-50 का ऑप्शन बचा है, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन ही बचे, तो आपका एक आंसर निकालना सरल हो गया। दूसरा कह रहा है इसकी केवल 5 सहायक नदियाँ हैं। देखो मित्रों, आप इसको गौर से पढ़ना, इसकी केवल 5 सहायक नदियाँ हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पंचनाद के नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है कथन सत्य है या असत्य है। मित्रों, ऊपर वाले कथन पर आप गौर करेंगे, केवल 5 नदियों की कह रहे हैं। हाँ मित्रों, इस क्षेत्र में जो 5 नदियाँ पाई जाती है पंजाब वाली, इसे सामूहिक रूप से पंजाब कहा जाता है, ये तो जरूर बात है, पर इसकी ये नहीं है कि केवल 5 ही नदियाँ हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन रॉन्ग हो गया, पहला भी रॉन्ग हो गया। अब आपके पास केवल और केवल एक ही बचता है, ऑप्शन 3। तो इसका सही आंसर मित्रों सी हो गया, केवल ऑप्शन 3, जो कह रहा है भारत में सिंधु हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, इससे पश्चिमी नदी हिमालय से निकलने वाली नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहु उष्णीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। मित्रों, इसके चक्रवातों के बारे में आपको बता देता हूँ। जो 30-35 अक्षांश और 60-65 अक्षांश है, इसके मध्य जो भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं निम्न दाब के कारण, उसे वही उष्ण चक्रवात कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहला कथन कह रहा है वही उष्ण चक्रवात होते हैं वो भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपको ये बताना है कि भूमि और समुद्र पर उत्पन्न हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आगे कह रहा है ये चक्रवात सामान्य पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। और जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है ये चक्रवात वायु की दिशा के प्रतिरूप उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। आपको बताना है इनकी जो वायु की दिशा का प्रतिरूप होता है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होता है या नहीं होता, आपको ये बताना है। तो इसको मित्रों आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये आपको बता दिया कि 60-65 के मध्य और 30-35 के जो मध्य वाला क्षेत्र है वहाँ पे उत्पन्न होता है, और निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है वहाँ से उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना। और साथ में ये बता देता हूँ इसकी जो गति होती है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। आपको ये ध्यान रखना। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी गति पूर्व से पश्चिम की होती है, न कि वही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। अब आपको यही सिर्फ पता होता, बाकी ऑप्शन आपको सही पता भी नहीं होते। अगर आपका दूसरा कथन रॉन्ग हो जाए तो आप देख लेते हैं हमारा ए कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन कैंसिल हो गया इसमें आ रहा है, और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन ही बचा, 1 और 3। तो इसका सही आंसर मित्रों सी होगा। आपको ये भी बता देता हूँ इसका वायु प्रतिरूप है जो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो ये घड़ी की सुई के दिशा में होगा, ना कि विपरीत दिशा में। और आपको ये भी बता देता हूँ जो ये चक्रवात है ये भूमि पर भी उत्पन्न हो सकते हैं और समुद्र पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। जो अपने उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो केवल और केवल समुद्र पर उत्पन्न होते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा एक कथन सत्य हो गया और ऑप्शन 3 सही हो गया। तो इसका सही आंसर सी हो गया। अब हम अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। ये कह रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से निर्मित बायोडीजल की आपूर्ति प्रारंभ की है। इस संदर्भ में बायोडीजल के सम्मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों, आपको बायोडीजल के सम्मिश्रण के संबंध में सही कथन बताना है, ये ध्यान रखना। पहला कह रहा है भारत का वर्ष 2030 तक डीजल में 20% बायोडीजल के मिश्रण का लक्ष्य है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। क्या 2030 तक डीजल में 20% का लक्ष्य रखा है या नहीं रखा है। दूसरा कह रहा बायोडीजल के सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि बायोडीजल तीव्रता से जैव निम्नीकरण योग्य और पूर्ण गैर विषाक्त होता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, दूसरा कथन के बारे में तो आप सभी वाकिफ हो गए। ये हमारा कथन सत्य है क्योंकि ये
तीव्रता से जैव निम्नीकरण योग्य है और पूर्णतः गैर विषाक्त है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो मित्रों ये 2030 तक का टारगेट है, इसमें पेट्रोल पर 20% है और डीजल पर 5% है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो ये डीजल पर 20% का कह रहा है, तो हमारा ये कथन असत्य हो गया। केवल और केवल इसका 2 सही होगा, ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित असांतत्यों में से कौन सा पृथ्वी की भूपट्टी और प्रवार के मध्य भूकंपीय सीमा बनाता है? आपको बताना है। भूपट्टी और प्रवार है, इसके मध्य भूकंपीय सीमा बनाने वाला कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है गुटनबर्ग, दूसरा क्या है मोहोरोविसिक और कॉनराड, और ऑप्शन डी कह रहा है लेमेंस। तो मित्रों इसका सही आंसर बता देता हूँ। जो मोहोरोविसिक है, जो डिसकंटिन्यूटी है, वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला कथन कह रहा है, वह बिंदु जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होती है वह अधिकेंद्र कहलाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है वो अधिकेंद्र होता है या नहीं होता है। दूसरा कह रहा है, सुनामी केवल तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय जल के नीचे हो। आपको बताना है कि सुनामी जब भी आती है तो उसका जो अभिकेंद्र होता है वो महासागरीय जो जल होता है उसके नीचे होता है या नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मित्रों अधिकेंद्र के बारे में बता देता हूँ। जो अपना फोकस होता है वो तो जहाँ से ऊर्जा निर्मुक्त होती है वहाँ होता है, लेकिन जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस क्षेत्र से पृथ्वी का सतही क्षेत्र होता है जो सबसे नज़दीक होता है वो भूकंप का अधिकेंद्र होता है, ना कि ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो क्षेत्र। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन असत्य हो गया। और देखो ये पृथ्वी है मान लो, तो यहाँ तो होगा भूकंप का सेंटर, और जो ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक इसका क्षेत्र है यहाँ पे होगा अपना अधिकेंद्र। तो इस दृष्टि से हमारा ये गलत हो गया। यहाँ से तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसको तो फोकस बोलते हैं और इसको बोलते हैं एम्पी सेंटर, जो अधिकेंद्र होता है यहाँ पे। और यही कारण होता है जो इतना हैवी होता है यहीं से, इसी के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा कथन क्या है, केवल सुनामी इसी के कारण होती है। तो ये हमारा कथन मित्रों सत्य है। अधिकेंद्र के कारण ही सुनामी उत्पन्न होती है और ये समुद्र के नीचे होना भी जरूरी होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर केवल और केवल बी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीहारिका परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो नीहारिका परिकल्पना है जो पृथ्वी के निर्माण के संबंध में है, आपको ये बता देता हूँ। उसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, ये सूर्य की युवा अवस्था से संबंध पदार्थों के बादलों से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या करता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। इमैनुअल कांट इस सिद्धांत के प्रमुख योगदानकर्ता में से एक है। आपको बताना है कांट इसके योगदान करता है या नहीं है। तो मित्रों इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। पहला भी हमारा कथन सत्य है और दूसरा भी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मित्रों आपको मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी टेस्ट है, वो जून तक पूरे करने हैं। तो इस दृष्टि से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको मैनेज कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई आपको सही समझ में नहीं आ रहा उसको गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, उसके बारे में डिटेल पूरी की पूरी आ जाएगी।